हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मे फेयर विचेस के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को। इसके सारे प्रीवियस एपिसोड हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए इस एपिसोड को देखने से पहले सारे प्रीवियस एपिसोड को देखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी के चलते हैं हमारे एपिसोड 4 की कहानी में। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जिसमें रोवन और उसका दोस्त सैम होते हैं, जिससे वो लार्क बोलती है। हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन लार्क यहाँ पे रोवन को बताने लग जाता है कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाऊंगा। उस वजह से रोवन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। रोवन बोलने लग जाती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और तुमने न्यूयॉर्क जाने के लिए अप्लाई कब किया था। तो वो बताता है कि मैंने जनवरी में अप्लाई किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जो रोवन है वो बेहोश हो चुकी है और मोयरा नाम की मेफेयर उसे उठाने की कोशिश कर रही है और रोवन को बड़ी मुश्किल से होश आता है। मोयरा कहती है कि जो गंदगी तुमने फैलाई है उसे साफ करो। दरअसल जोजो और डेफिनी ये दोनों गायब हो चुकी हैं, इसीलिए इन दोनों को वापस लेके आओ। इसीलिए रोवन उठती है और वो दरवाजे के पास में जाती है और वहां पे जाके वो डेफिनी और जोजो इन दोनों को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। और वो इस वजह से कामयाब नहीं होती क्योंकि लेसर उसके पास में नहीं है और उसका जादू तभी काम करता है जब लेसर उसके पास में होता है। इसीलिए लेसर उसके पास में नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसके पास में लार्क के भी कॉल आ रहे थे, लेकिन रोवन उन कॉल्स को नहीं उठाती। मोयरा कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी तुम लेसर को देखोगी तुम उसे मार दोगी। तो रोवन कहती है कि हाँ, वादा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने तालामास्का के लोगों से पहले ही प्लान बना रखा है और तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मैं तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। रोवन के पास में फिर से लार्क का कॉल आ जाता है। अब की बार रोवन इस कॉल को उठा देती है। लार्क बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कितने कॉल किए, तुमने उठाए क्यों नहीं। तो रोवन कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, रात को मैंने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, मैं बस तुम्हारे पास में जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। और रोवन यहाँ से जाने लगती है और वो मोयरा को भी बोलती है कि अपने टारामास्का के दोस्तों से संपर्क करो, उन्हें बताओ कि वो किसी तरह करके लेसर को एक बार यहाँ पे लेके आए, ताकि मैं डेफिनी और जोजो इन दोनों को वापस बाहर निकाल सकूं। इतना बोल के वो यहाँ से चली जाती है। हम सिप्रेन को भी देखते हैं जो यहाँ से एक जेल में जाता है और जो जेल का गार्ड था उससे पूछता है कि यहाँ पे कल रात को लेसर नाम का एक कैदी लाया गया था, लेकिन ये गार्ड बोलने लग जाता है कि यहाँ पे कोई भी कैदी नहीं आया। सिप्रेन कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन गार्ड कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो सिप्रेन खुद ही जेल को चेक करने के लिए जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने पहले से ही बहुत सारे कैदियों को पकड़ के रखा हुआ था जिनके अंदर जादुई शक्तियां थी, लेकिन यहाँ पे सिप्रेन को लेसर नजर नहीं आता। इससे उसे पता चल जाता कि जो एल्ब्रिच नाम का आदमी है वो लेसर को कहीं और ले गया है। इसीलिए सिप्रेन यहाँ से एक औरत के पास में भी जाता है जो रिसेप्शन पर रहती है और लेसर उससे पूछता है कि एल्ब्रिच कहाँ पे गया है। तो वो बोलती है कि एल्ब्रिच के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। सिप्रेन ये भी बोलता है कि कल रात हमने एक बहुत बड़े जादूगर को पकड़ा था और उसके बाद में मुझे एल्ब्रिच के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो डर सताने लग रहा है कि कहीं एल्ब्रिच को कुछ हो ना जाए। तो ये औरत बोलती है कि जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। सिप्रेन यहाँ से एल्ब्रिच की कार को ट्रैक करता है। एल्ब्रिच की कार एक पुल के नीचे खड़ी थी और सिप्रेन यहाँ पे आके इस कार को देखने लग जाता है। साथ ही वो इस कार को यहाँ वहाँ टच भी करता है ताकि उसे ये पता चल जाए कि एल्ब्रिच और लेसर इनके बीच में क्या हुआ था, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सारे सबूत मिटो दिए हों। हम रोहन को भी देखते हैं जो यहाँ से लार्क के पास में चली जाती है। लार्क ने रोहन के लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। अब ये दोनों यहाँ पे बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं और कुछ प्यार की बातें करते हैं। लार्क बोलने लग जाता है कि पिछले काफी दिन से तुम परेशान हो और शायद कुछ ऐसा भी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो रोहन बोलने लग जाती है कि मेरी फैमिली में काफी सारी मौतें हो चुकी हैं, उसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ और उसी वजह से मैंने तुम्हें वो ब्लड के सैंपल भेजे थे ताकि तुम पता लगा सको। तो लार्क पूछने लग जाता है कि क्या वो ब्लड तुम्हारी फैमिली मेंबर का है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में तुमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन तभी रोवन के पास में मोयरा का कॉल आ जाता है और मोयरा रोवन को अपने घर पे बुलाने लग जाती है। इसीलिए जल्दबाजी में रोवन को यहाँ से जाना पड़ता है और हम मोयरा को देखते हैं, वो घर पे है और वो एक कागज के ऊपर डेफनी के लिए मैसेज लिखती है कि अगर तुम्हें ये मैसेज दिखाई दे रहा है तो प्लीज मेरा जवाब दो। तभी यहाँ घर की लाइट ब्लिंक होने लगती है और घर की जो छत है वो भी टूटने लग जाती है। इससे मोयरा काफी ज्यादा डर जाती है। मोयरा के पास में इनके फैमिली मेंबर रेयान का कॉल आता है। रेयान ये बोलने लग जाता है कि हम सभी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, रोहन ने तो हम सभी को पागल बनाया है।
इसीलिए तुम भी जल्दी से इस घर में पहुंच जाओ और यहाँ पे आके हम एक मंत्र वगैरह करने वाले हैं। तो मोयरा इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और हम कोरटलैंड को भी देखते हैं। वो भी कमरे के अंदर फंसा हुआ है और वो किसी तरह करके इस दरवाजे को खोलना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिली मेफेयर की आत्मा आ जाती है जो कोरटलैंड को बोलती है कि यहाँ के सारे दरवाजे मंत्रों से बंधे हुए हैं, तुम्हारे ऐसा करने से दरवाजा नहीं खुल सकता। तो कोरटलैंड मिली मेफेयर को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। और जो घर की छत है वो भी यहाँ पर गिरने लग जाती है। इस चीज को कोरटलैंड भी देख लेता है कि आखिर घर में क्या हो रहा है। तब तक रोवन भी घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पर मोयरा पहले से ही है। मोयरा बताती है कि घर की छत गिर रही है, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और जो घर के वॉलपेपर है वो भी फट चुके हैं। और ऐसा एक जगह नहीं है, हर एक कमरे का यही हाल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। रोहन को लगने लगता है कि शायद लेसर चला गया है, उस वजह से घर की ये हालत होने लगी है। मोयरा डर जाती है कि अब जोजो और डेफनी इन दोनों का क्या होगा। रोहन बोलती है कि तुमने सिप्रेन से बात की या नहीं। मोयरा कहती है कि नहीं, तुम उससे बात करो। हम सिप्रेन को भी देखते हैं जो गाड़ी को यहाँ वहाँ टच करके अभी भी देख रहा है। तभी उसे एक जगह मिल जाती है और जब वो उस जगह को टच करता है तो उसे लेसर और एल्ब्रेच इन दोनों का चेहरा नजर आता है। एल्ब्रेच बोलता है कि मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाने वाला हूँ। लेसर कहता है कि प्लीज मुझे रोवन के पास में ले चलो। इससे सिप्रेन को ये पता चल जाता है कि एल्ब्रेच लेसर को कहीं दूर लेके चला गया है। रोवन यहाँ से सिप्रेन को कॉल करती है और सिप्रेन से पूछती है कि लेसर कहाँ पे है। तो सिप्रेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि लेसर कहाँ पे है। रोहन कहती है कि जोजो और डेफिनी एक जगह फंस चुकी हैं और मुझे उन्हें निकालने के लिए लेसर की ही जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मोयरा से पूछ लो। इसीलिए मोयरा भी सिप्रेन से बात करती है। सिप्रेन मोयरा को भी यही जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि लेसर कहाँ पे है, लेकिन अब तुम्हें सिप्रेन का खुद ही पता करना होगा। तुम हर किसी का दिमाग पढ़ सकती हो, इसीलिए तुम्हें कोर्टलैंड के पास में जाना होगा। इसीलिए रोवन और मोयरा यहाँ से कोर्टलैंड की तरफ जाने लग जाते हैं। रोवन बोलने लग जाती है कि क्या तुम सिप्रेन के ऊपर यकीन करती हो। तो मोयरा कहती है कि हाँ, मैं उसके ऊपर यकीन करती हूँ। इसीलिए ये लोग कोर्टलैंड के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। रोवन कोर्टलैंड को बोलने लग जाती है कि लेसर खो चुका है, उसे एल्ब्रेच लेके जा चुका है, इसीलिए तुम पता करो। तो वो बोलता है कि एल्ब्रेच मेरा आदमी है, मैं उसे फोन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी मोयरा कोर्टलैंड का दिमाग पढ़ लेती है। वो बोलती है कि एल्ब्रेच इसका आदमी नहीं है, बल्कि वो जूलियन का आदमी है और हो सकता है कि वो लेसर को लेकर जूलियन के पास में गए हो। अब कोर्टलैंड को पता चल जाता है कि मोयरा यहीं पे है, वो मेरा दिमाग पढ़ सकती है, इसीलिए वो गाने गुनगुनाने लग जाता है और तब ये लोग दरवाजा खोल देते हैं। अब कोर्टलैंड बाहर आ जाता है। वो इन दोनों को बोलने लग जाता है कि मैं मेरे पिता से बातचीत कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि लेसर कहाँ पे है। रोवन बोलने लग जाती है कि जोजो और डेफिनी एक जगह फंस चुकी हैं, इसीलिए मुझे उन्हें निकालना होगा। मोयरा यहाँ पे कोर्टलैंड का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, इसीलिए कोर्टलैंड डर जाता है और वो म्यूजिक चालू करने के लिए जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे रखा हुआ था वो यहाँ पे है ही नहीं, उसे कोई ले जा चुका है। इस म्यूजिक प्लेयर का विक्ट्रोला नाम है। मोयरा बताने लग जाती है कि उसे डोली ले जा चुकी है। तो कोर्टलैंड को समझ में नहीं आता कि डोली उस विक्ट्रोला का क्या करेगी। तभी मोयरा और रोवन को ये पता चल जाता है कि वो विक्ट्रोला जूलियन का था और विक्ट्रोला की मदद से भी जूलियन से बातचीत की जा सकती है। इसलिए रोवन और मोयरा फैसला करती हैं कि हम यहाँ से डोली के घर पे जाएंगे और कोर्टलैंड को बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहना, तुम जोजो और डेफिनी के साथ में रहना। हम लार्क को भी देखते हैं और रोवन उसके पास में बैठकर चाय पी रही थी और जिस कप में वो चाय पी रही थी, लार्क उसके जूठे कप को एक बैग में डाल लेता है, यानी कि वो भी रिसर्च करना चाहता है। वही हम सिप्रेन को देखते हैं जो यहाँ से एल्ब्रेच के ऑफिस में चला जाता है। वो एल्ब्रेच के डेस्क को छू के देखता है ताकि वो पता लगा सके कि एल्ब्रेच मुझसे क्या छुपा रहा है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वो यहाँ पे एक भट्टी में देखता है जहाँ पे कुछ कागज के टुकड़ों को जलाया गया था। इनमें से एक कागज का टुकड़ा अभी भी बाकी था जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पे एक बड़ी अधिकारी आती है जिसका पोलिना नाम है। वो भी एल्ब्रेच और लेसर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची है। वो बोलती है कि इन दोनों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन आखिरी बार तुम उनके मिशन में शामिल थे, इसीलिए मैं तुमसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो सिप्रेन भी यही बोलने लग जाता है कि मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जैसे एल्ब्रेच ने जाने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट जलाए हों। पोलिना कहती है कि हमें तुमसे पूछताछ करनी होगी और तुम्हें हिरासत में लेना होगा, क्योंकि आखिरी बार तुम ही उसके साथ में थे। और ये लोग सिप्रेन को पकड़कर ले जाते हैं। हम रोवन और मोयरा इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों यहाँ से डोली के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि डोली दरवाजा नहीं खोल रही, वो तो बस डांस कर रही है। इसीलिए ये लोग पिछले दरवाजे से जाने का फैसला करते हैं और जब पिछले दरवाजे से भी जाते हैं तो भी देखते हैं कि डोली डांस ही कर रही है। ये लोग डोली को बीच में नहीं रोकते। तभी यहाँ पे डोली की बहन एवलिन आ जाती है, जो कि रोवन से पहली बार मिल रही है। रोवन भी एवलिन से पहली बार मिलती है। रोवन एवलिन से पूछने लग जाती है कि डोली क्या कर रही है, वो इस तरह से डांस क्यों कर रही है।
मोयरा यहाँ पे दिमाग पढ़ लेती है। वो बोलने लग जाती है कि वो जूलियन के साथ में है और ये सब जो म्यूजिक प्लेयर है जो विक्टोरिया है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। एवेलिन बताती है कि हम बारी बारी से जूलियन के पास में जा रही हैं। तभी टाइम पूरा हो जाता है। एवेलिन कहती है कि मैं मेरी बहन डोली को वापस ला रही हूँ और जो भी कुछ यहाँ पे होगा तुम दखलंदाजी मत करना। तभी अचानक से जो एवेलिन है उसकी उम्र बढ़ जाती है। वो एकदम से बूढ़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये एवेलिन का असली रूप है और एवेलिन किसी तरह करके अपनी बहन डोली को वापस ले आती है और डोली को होश आ जाता है। कोरटलैंड भी घर के अंदर बैठा हुआ है। मिली की आत्मा उसके पास में आती है। कोरटलैंड मिली आत्मा उसके पास में आती है। कोरटलैंड मिली को बोलता है कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है, क्या तुम मेरी बेटी से बातचीत कर सकती हो? तो मिली कहती है कि हाँ मैं ट्राई करके देख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। कोरटलैंड विनती करता है कि प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो, उसे बताओ कि मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रोवन और मोयरा यहाँ पे डोली और एवेलिन से बातें करने लग जाती हैं। रोवन पूछने लग जाती है कि जो विक्टोरिया है उसे तुम पहले भी ले जा सकती थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर कल रात को ही ये क्यों उठाया? तो डोली कहने लग जाती है कि ये एकमात्र तरीका है जूलियन के राज्य में जाने का। जूलियन हम सभी से बहुत ज्यादा दूर रह रहा है और मैंने ये विक्टोरिया इसलिए उठाया है ताकि मैं जूलियन से मिल सकूं और ये पता लगा सकूं कि लेसर की क्या योजनाएं हैं। लेकिन हम में से कोई भी जूलियन से नहीं मिल सकता। जूलियन उसे ही अपने पास बुलाता है जिससे मिलने का उसका मन हो। तो रोवन कहने लग जाती है कि क्या मैं जूलियन से मिलने का ट्राई कर सकती हूँ, क्या पता वो मुझसे मिलना चाहता हो। तो एवेलिन और डोरी बोलने लग जाती हैं कि ये खतरनाक भी हो सकता है, तुम वहाँ फंस भी सकती हो। और जो जूलियन है वो बहुत ही निर्दयी और चतुर आदमी है, वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। रोवन बोलने लग जाती है कि मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो उसके परिवार का ही हिस्सा हूँ। डोली ये भी बोलने लग जाती है कि अगर तुम्हें ये काम करना ही है तो तुम अपने घर पे करना जहाँ पे तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। इसलिए मोयरा इस विक्टोरिया को उठाने लग जाती है, लेकिन तभी उसका दम घुटने लगता है। उसे विजन आने लग जाते हैं। वो टेल्टोस टेल्टोस नाम चिल्लाने लग जाती है। तब रोहन जल्दी से मोयरा की हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। और हम सिप्रेन को भी देखते हैं, जो पोलिना नाम की औरत है वो उसे ले जा रही है और सिप्रेन के पास में एक छोटा सा नोट है जिसके ऊपर टेल्टोस ही लिखा हुआ है और उसने ये कागज का टुकड़ा पोलिना से छुपा के रखा हुआ है। कोरटलैंड को भी देखते हैं जो एक जगह पे खड़ा है। उसके पास में मिली की आत्मा फिर से आती है। मिली बोलती है कि मैंने जोजो से बात की है, लेकिन जोजो ने मुझसे ये कहा है कि मैं मेरे पिता की कोई भी हेल्प नहीं लूंगी, चाहे मैं रेगिस्तान के बीच में प्यासी ही क्यों ना मर जाऊं। अब तुम ही देख लो कि तुम्हारी बेटी तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करती है। और मुझे तो लगता है कि इस घर के जितने भी पिता थे वो सारे के सारे सेम थे। मोयरा को अब होश आ चुका है, वो दोनों हॉस्पिटल में है। रोवन पूछने लग जाती है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? मोयरा बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उस विक्टोरिया को हाथ लगाया था। रोवन कहती है कि तुम किसी टेल्टोस नाम को चिल्ला रही थी। मोयरा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। रोवन बोलने लग जाती है कि फिर तो मुझे ही जूलियन के पास में जाना होगा और पता लगाना होगा। मोयरा कहती है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तो रोवन इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। और हम लारा को भी देखते हैं जो अपनी लैब के अंदर है और वो यहाँ पे कुछ टेस्ट कर रहा है। उसके पास में 2 गुणसूत्रों के रिजल्ट हैं, जिनमें से एक रिजल्ट रोवन का है और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इससे लार्क थोड़ा सा हैरान रह जाता है। अब रोवन अपने घर पे आ जाती है, वहाँ पे विक्टोरिया लेके आई है और जो डोली है वो भी यहीं पे है। कोरटलैंड भी यहीं पे खड़ा है और रोवन जूलियन के पास में जाने को तैयार है। कोरटलैंड ये बोलने लग जाता है कि मेरे पिता अगर तुम्हें जो भी बात कहें तुम उसकी बातों पे यकीन मत करना, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। तब रोवन यहाँ पे एक लिक्विड को पी लेती है और यहाँ से गायब होने लग जाती है, यानी कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रही है। और वो अचानक से दूसरी दुनिया के अंदर जूलियन के पास में पहुंच जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। अब देखना ये होगा कि जूलियन क्या करेगा। क्या वो रोवन को वहीं पे पकड़ के रख लेगा या वो रोवन की मदद करेगा? ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगने वाला है। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो 3 फरवरी को रिलीज होने वाला है। और उस एपिसोड को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।